हम लास्ट क्लास में पीएच कैलकुलेशंस कर रहे थे। पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हमने कर ली थी, पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस भी कर लिया था, और उस पे हमने क्वेश्चन भी शायद कर लिया था, बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला, BaOH2 वाला, है ना? कर लिया था ना? यस मैम। कंफर्म करो, ठीक है। अब हम पीएच फॉर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स करेंगे। उससे पहले एक बात बताओ, तुम्हें नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के कंपैरिजन में कोई दिक्कत है? मतलब अगर नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले की बात करूं मैं, उसमें कोई डाउट है? नो मैम। पता है और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता क्या है? अगर फॉर्मूला बताओ, मतलब नॉर्मेलिटी को हम एक्सप्लेन करना चाहें तो। मैम n फैक्टर इनटू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी वाला नहीं, जैसे मोलारिटी होता है ना नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो ऐसे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट वाला नहीं पता वो नहीं आता। मैम, भूल जाती हूँ बार। चलो एक बार वो देख लेते हैं, वो चीज क्या, तुम मोलारिटी और नॉर्मेलिटी का वो ऑर्डर कैसे आया, क्योंकि उससे हमारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा थोड़ा, और वो क्योंकि वो है भी कोर्स में नॉर्मेलिटी चीज जो है, ठीक है, क्योंकि 11th में होती है। देखो मोलारिटी क्या होती है? मोल्स पर वॉल्यूम इन वॉल्यूम। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अब जैसे मैं मान लो H2SO4 की बात कर रही हूँ, ये ठीक है, नॉर्मेलिटी और इसकी मोलारिटी, तो ये मोल्स किसके होंगे? मोल्स ऑफ H2SO4 ही आएंगे बेसिकली, ये किसी का भी निकालना चाहे मोलारिटी मुझे यही चीज देगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मेलिटी की, इसका क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन, नीचे वही वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, ये होता है। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आता है? इसको मैंने जैसे यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करूँ, इसे मैं मान लो ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इक्विवेलेंट्स को, ठीक है, तो इधर लिख सकते हैं हम गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो ये चीज, ये डिफरेंस है यहाँ पे। चलो मैं इसको मोलर मास के टर्म्स में यहाँ पे पुट कर देती हूँ ई के अंदर, ठीक है। ई को अगर मैं मोलर मास के टर्म्स में निकालना चाहूँ तो मैं इसे क्या बोल सकती हूँ? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऊपर आ जाएगा एन, ठीक है, इतना। यस मैम। और इसको अब मैं नॉर्मेलिटी में भी पुट कर देती हूँ, तो ये गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या है मेरा? चलो इसको मैं एक सेकंड रुको, इसको वीएफ बोल देती हूँ, वैलेंसी फैक्टर। गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो और ये क्या हो जाएगा? एन इंटू वी एफ। तो इक्वलेंट, जो नंबर ऑफ इक्वलेंट है वो क्या निकल के आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मेरा वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर, कुछ भी बोल लो। अब डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगी नॉर्मेलिटी में, नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? मतलब यहाँ पे मैं ई की जगह में पुट कर सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम बाय लीटर। इसको मैं यहाँ पे मोलारिटी के फॉर्मूले का अगर बनाना चाहूँ तो नंबर ऑफ मोल्स क्या थे? एन बाय वी, ठीक है। तो एन बाय वी तो क्या है? मोलारिटी है, और ये है वैलेंसी फैक्टर, और ये नॉर्मेलिटी है। तो इसी फॉर्मूले को मैंने बताया था लास्ट टाइम कि आया कहाँ से, कुछ इस तरीके से आया है। तो तुम्हें क्या नई टर्म्स क्या दिखी? ग्राम इक्विवेलेंट दिखे, इक्विवेलेंट मास दिखा। इसके लिए अगर मैं बात करूँ इक्विवेलेंट मास, तो H2SO4 का अगर मान लो H2SO4 का मोलर मास बताओ मुझे क्या होता है, जल्दी से। मैम 98 ग्राम। 90, 8 मैम 98 98। यही आ रहा है मुकुल, 98 ही आ रहा है पक्का? चलो अगर 98 है तो इसका मोलर मास, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? 98 बाय एन फैक्टर कितना है H2SO4 का? मैम 2। 2, तो कितना हो जाएगा ये? 49।
तो अब मैं यहाँ पे गिवन मास अपॉन क्या करूंगी 49, यहाँ पे क्या करी थी गिवन मास अपॉन 98 करी थी, तो यहाँ पे 49 करूंगी तो मेरी इक्विवेलेंट्स की वैल्यू क्या होती है वो एक्चुअली में ज्यादा होती है, इसीलिए मेरी नॉर्मेलिटी की वैल्यू भी क्या आती है मोलारिटी से ज्यादा आती है। किस टर्म्स पे ज्यादा आती है वैलेंसी फैक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मोलारिटी तो बस H2SO4 की मुझे पता चल रही है, लेकिन मुझे नॉर्मेलिटी किसका पता चल रहा है H प्लस आयंस का, जो कि ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि H प्लस आयंस का निकाल रहे हैं हम, H प्लस आयंस H2SO4 के कंपैरिजन में डबल है, और क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर भी क्या हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मेलिटी भी कुछ बहुत अलग चीज नहीं है, बस एन फैक्टर का जो है थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें हैं, नाम अलग हो गया, ग्राम इक्विवेलेंस हो गया, तो लगता है कि पता नहीं ग्राम इक्विवेलेंस क्या है, लेकिन कुछ नहीं है ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ मोल्स का कंपैरिजन है बस। ग्राम इक्विवेलेंस में क्या नंबर ऑफ एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंस आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस है, मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें बस ये याद रखने की जरूरत है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या मान रही हूँ मोलारिटी, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करूंगी, ई की बात करूंगी, यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकती हूँ, नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ मोल्स बोलूंगी बेसिकली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, तो हमें बेसिकली अब आगे जब चाहिए होगा, जब हम pH निकालेंगे, तो हमें H2SO4 की मोलारिटी से कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन चाहिए, जो कि क्या है इक्विवेलेंट जो है, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस ही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कुछ और है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस कुछ और है। ठीक है, तो अब जब भी मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करूंगी, अब हम देखते हैं आगे का एक चीज यूज कहाँ करनी है, इतना क्लियर है क्या है। मैम हाँ खुशी बोलो। E इक्वल्स टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास है मैम, ये तो हमारा नॉर्मेलिटी नहीं है सॉरी क्या। मैम, ये E हमारा नॉर्मेलिटी नहीं है। ई हमारी नॉर्मेलिटी नहीं है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। यस मैम। नॉर्मेलिटी में क्या आता है नीचे वॉल्यूम आता है, नॉर्मेलिटी इज कंसंट्रेशन। ठीक है, ये तो क्या है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये कैसे नॉर्मेलिटी हो गया। ओके मैम। यहाँ पे लिखी है ना नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला है, ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट्स का ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और फिर यस मैम। इक्विवेलेंट मास भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो अगर जैसे एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा शायद, जैसे अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मैंने दो सॉल्यूशन लिए, ठीक है, इसकी मोलारिटी है, कोई भी सॉल्यूशन है M1 और इसका वॉल्यूम है V1, इसकी मोलारिटी है M2 और इसका वॉल्यूम है V2, और मैंने इन दोनों को मिला के एक मिक्सचर बना दिया, जिसकी रिजल्टेंट में मोलारिटी मान लो M3 है और रिजल्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, V1 प्लस V2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों को मिला दिया है। Yes, sir. ठीक है, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। मुझे ये वैल्यू सारी रिजल्टेंट पता है। हाँ, वॉल्यूम कुछ बोल रहे हो, या रिजल्टेंट मोलर। मुझे थोड़ा लाउडली बोलो अगर कुछ बोल रहे हो तो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो M1 V1 M2 V2 की वैल्यू मुझे पता होगी, मुझे V1 V2 में यहाँ से V1 प्लस V2 करके निकालूंगी, मुझे M3 निकालना होगा। ठीक है, तो जब मैंने क्या किया, मैंने मिक्स किया दोनों को, हम मिक्सिंग में भी यूज करते हैं चीज, डाइल्यूशन में भी यूज करते हैं, बेसिकली हमने मिक्स किया, हमारी कंसंट्रेशन तो बदल रही है, हमारा वॉल्यूम भी बदल रहा है, लेकिन हमारी क्या चीज सेम रह रही है, इसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे वन के, जो भी वन कंपाउंड है ये। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा M1 V1 के इक्वल होगा। अच्छा, मैम इसका फॉर्मूला होता है ना M1 V1 plus M2 V1 P1 plus P2। लेकिन मैं बता रही हूँ कि फॉर्मूला आया कहाँ से, पता भी तो चलना चाहिए ना। तो ये N1 इज इक्वल टू M1 V1 होगा, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स 2 के होंगे वो M2 V2 के इक्वल होंगे। कहाँ से आए, ये मोलारिटी वाले फॉर्मूले से ही आया है, क्योंकि मोलारिटी क्या होती है N by V, तो N क्या हो जाएगा M into V। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसके, जो किसके इक्वल होंगे N3 के इक्वल। ठीक है, और N3 किसके इक्वल होगा यहाँ पे M3 into V1 plus V2 के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ क्या इसके जो मोल्स हैं प्लस इसके मोल्स किए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स बन रहे होंगे N3 वाले, N1 प्लस N2 को प्लस किया तो यहाँ पे N3 बन रहा होगा, क्योंकि दोनों हमने मिक्स किया है, सब कुछ चेंज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है, क्योंकि रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बस हमने मिलाया है, रिएक्ट कर रहे होते तो कुछ अलग चीज हो जाती है, अभी बस हमने मिलाया है और चीजें ऐड हो रही हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का 1, नंबर ऑफ मोल्स का 2, नंबर ऑफ मोल्स 3 बना दिया उन्होंने, तो मैं इसलिए यहाँ पे M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, हम मेरा क्या आ जाएगा M3 कि V1 प्लस V2 का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हम करते थे लास्ट टाइम।
करा होगा पहले। तो सेम चीज हम नॉर्मेलिटी में भी लगा सकते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंस, ई से रिप्रेजेंट कर देती हूँ उसे, ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये ई किसके इक्वल हो जाएगा? एनवी के इक्वल। तो सेम फॉर्मूला मैं कैसे लगा सकती हूँ? N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V1 प्लस V2 लगा सकती हूँ। अब क्या इक्वल है? ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल है। मान लो जैसे अगर ये H2SO4 के लिए था, तो मेरा जो रिजल्टेंट आ रहा होगा M3H2SO4 का आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूँ तो ये किसके लिए होगा? ये H प्लस आयंस का होगा। H प्लस आयंस इस सॉल्यूशन में, H प्लस आयंस इस सॉल्यूशन में, जो H2SO4 से आ रहे हैं, और ये क्या होगा? H प्लस आयंस इस सॉल्यूशन में, जो मेरी नॉर्मेलिटी आएगी। ये चीज डिफरेंस पता चल रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब चाहे डायरेक्टली क्या कर दो, यहाँ पे N1 की जगह क्या रख दो? N1 M1 V1, N1 M1 V1 नहीं, रुको, मोलैरिटी क्या बोल रही हो खुशू? थोड़ा जोर से बोलो। खुशू, आई कांट हियर यू, प्लीज। मैम, जो मोलैरिटी के बाद हमने नॉर्मेलिटी में किया है वो क्यों किया है मैम? क्यों किया है? क्योंकि अभी हम नॉर्मेलिटी वाले फॉर्म में यूज करेंगे, तो मैं दिखा रही हूँ। जैसे मैम मान लो इसमें H2SO4 ही था किसी कंसंट्रेशन पे, और इसमें भी H2SO4 ही था किसी कंसंट्रेशन पे। हमने मिलाया तो भी H2SO4 ही है। H2SO4 आपस में कुछ रिएक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन मैंने दो सॉल्यूशंस को मिला दिया H2SO4 के। इसकी कुछ मोलारिटी थी, इसकी कुछ मोलारिटी थी, इसकी कुछ मोलारिटी थी। तो जब मुझे H2SO4 के टर्म्स में बात करनी है तो मैं मोलारिटी के टर्म्स में बात कर सकती हूँ, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकती थी। लेकिन हमें अपना जो आयनिक है, इसमें जरूरत किसकी होती है? H प्लस आयंस की जरूरत होती है ना। तो मैं मोलारिटी के टर्म्स में करूंगी सिर्फ सिंपली ऐसे, तो मेरी चीजें गलत हो जाएंगी, क्योंकि H प्लस आयंस की मोलारिटी तो एक तरीके से डबल होगी ना एज कम्पेयर टू H2SO4, यस मैम, है ना। यस मैम। तो इसलिए उसके लिए हम नॉर्मेलिटी यूज कर लेते हैं, या तो डबल इंटू कर दो, जो कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। या तो मैं क्या कर सकती थी? वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई कर देती हर इससे, क्या बोलती इसको? वैलेंसी फैक्टर इंटू M3V1 प्लस V2 ये बोल देती। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह 2 लिख देती, तो अपने आप ही मोलारिटी डबल हो जाती। ठीक है, और फिर हमारी वैल्यू किसके निकल के आती? ये भी हमारी M3, फिर हमारी मोलारिटी ही निकल के आती। अगर मुझे मान लो रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो M3 निकालना है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगी। अगर मुझे मोलारिटी निकालनी है रिजल्टेंट सोल्यूशन की, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगी। यहाँ पे भी 2 पुट कर दूंगी, यहाँ पे भी 2 पुट कर दूंगी, और यहाँ पे भी 2 पुट कर दूंगी। जो भी वैलेंसी फैक्टर है अकॉर्डिंग टू हमारा जो जो भी हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। अभी H2SO4 है तो उसके लिए 2 हो जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूलेस क्या है? एक तरीके से सेम ही है। यहाँ से मैंने ये बना दिया, क्योंकि n क्या होता है? n इंटू एम। तो या फिर n इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इंटू एम, सेम बात है, n फैक्टर ले लो, वैलेंसी फैक्टर ले लो। तो मैंने इससे ये वाला फॉर्मूला बना दिया है। क्या n को किससे रिप्लेस कर दिया? वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलारिटी से। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर यहाँ से कॉमन ले लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर से क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, बस वैलेंसी फैक्टर का फर्क है। इससे नहीं समझ आता तो एक सिंपल चीज भी याद रख सकते हो, क्या H2SO4 इतना है तो H प्लस आयंस कितने होंगे? उसके डबल होंगे। बस इतनी चीज याद रखना। H2SO4 के केस में H3PO4 लोगे तो H प्लस आयंस किसके हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? उनके ट्रिपल हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक तरीके से नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट किया है, ऐसे ही मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर सकती हूँ। और इक्विवेलेंट्स एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे बात करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस है। तो बेसिकली मैं दोनों में क्या इक्वेट कर रही हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस। अभी आगे जैसे एक चीज, अब आगे जो टॉपिक कर पढ़ते हैं उसमें एक बार देखते हैं, फिर देखना क्या समझ आती है नहीं आती, तब पूछना मुझसे चीजें। ठीक है, हम ए कर चुके थे पीएच कैलकुलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, बी कर लिया था पीएच कैलकुलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, और अब हम करेंगे पीएच कैलकुलेशन फॉर सीएस, पीएच कैलकुलेशन फॉर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अभी देखोगे तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलाए थे, दो दो H2SO4 मिलाए थे। यस मैम। ठीक है, अब चाहे तो मैं दो डिफरेंट भी मिला सकती हूँ, HCl प्लस H2SO4, ये भी तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, मैं ये भी मिला सकती हूँ। तो अगर एक में HCl था, HCl, यहाँ पे क्या था? H2SO4, तो मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, HCl प्लस H2SO4।
इसकी नॉर्मेलिटी 1 होगी, वॉल्यूम V1, इसकी नॉर्मेलिटी 2, वॉल्यूम V2, इसकी नॉर्मेलिटी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी बोल रही हूँ तो NR, एंड वॉल्यूम इज V1 प्लस V2। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N1V1 प्लस N2V2 will be equal to NR V1 प्लस V2। ये वही सेम चीज है जो हमने पीछे डिराइव करी थी। ठीक है, इसका अगर मैं वैलेंसी फैक्टर के टर्म्स में रखना चाहूँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? No, no. इसको मैं नॉर्मेलिटी रहने देती हूँ, नॉर्मेलिटी निकल आएगी हमारी H प्लस साइंस। देखो यहाँ पे नॉर्मेलिटी लेने से मुझे क्या फर्क, क्या अच्छा मिल गया, क्या इसकी वैलेंसी फैक्टर तो कितना है HCl का 1, H2SO4 का कितना है 2। ठीक है, तो जो मेरी नॉर्मेलिटी आएगी यहाँ पे अब डायरेक्टली बस मुझे H प्लस साइंस की मिल जाएगी, मुझे कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं होगी। तुम्हें नहीं समझ आ रही, तुम फॉर्मूला ये वाले याद रख लो कि ये नॉर्मेलिटी का है, वैलेंसी फैक्टर्स हमें पता ही होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू NM तो याद रख सकते हैं ना, और कुछ नहीं याद रख सकते तो इतना याद रख लेते हैं, इसको इससे कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये हम किस पे डिपेंड रहने देंगे कि हमें लास्ट में क्या निकालना है, हमें मोलारिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। अब देखो यहाँ पे हमारे सोल्यूशन में दोनों चीजें हैं, HCl भी है, H2SO4 भी है। ठीक है, तो वो ऐसे सोल्यूशंस की नॉर्मली या तो क्या बोलेगा कि या तो नॉर्मेलिटी निकाल दो, और ये नॉर्मेलिटी किसकी होगी, H प्लस साइंस की होगी, क्योंकि अब H प्लस साइंस की बात करेंगे, HCl H2SO4 की बात नहीं करेगा वो। तो VF M1V1 प्लस वैलेंसी फैक्टर M2V2 और NR क्या है V1 प्लस V2। एक क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन करो फिर देखते हैं। पहले रुको, हमारी नॉर्मेलिटी आ गई इसकी H प्लस साइंस की। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी एक्चुअली में है क्या, H प्लस साइंस की कंसंट्रेशन, तो पीएच कैसे निकालूंगी, माइनस लॉग H प्लस वाले फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन क्या आएगा, पीएच कैलकुलेशन पे ही आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, 1 लीटर ऑफ 10 की पावर -3 मोलर HCl प्लस 4 लीटर ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर H2SO4। इसमें लगाना है फॉर्मूला में, लगा सकते हो डायरेक्टली। वॉल्यूम V1 दिया हुआ है, वॉल्यूम V2 दिया हुआ है, दोनों की मोलारिटी दी है, हमें वैलेंसी फैक्टर पता है, तो हम नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, बताओ मुझे पीएच बताओ फाइनल लॉग की टर्म्स में, और अगर क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो पूछो अभी कि कैसे होगा। देखो क्वेश्चन दिस इज, थैंक्स।
किसी का आया कुछ? ये OH ग्रुप है, इसका मोलर मास कितना है? PaO क्या है? इसका मोलर मास कितना है? मोलर मास की जरूरत नहीं है। मोलर मास की जरूरत क्यों पड़ रही है तुम्हें? एकदम एग्जैक्टली जैसे पीछे क्या था वैसे ही है। पहले वाला क्वेश्चन मतलब इस वाले मोलर मास की जरूरत तो कहीं नहीं है। मोलर मास की जरूरत क्यों पड़ रही है? POH की वैल्यू है -4 प्लस log 28 और मैम उसी को 14 माइनस में पुट करना है। अब log 28 की वैल्यू नहीं खुशी, -4 प्लस log 28 इस ये मैम वैल्यू तो नहीं होगी। चलो देखते हैं। तुमने कुछ पार आगे पीछे करी है। देखो -4 प्लस log 28 नहीं होगा, 4 माइनस log 28 हो सकता है। ठीक है। यस मैम सॉरी यस मैम 4 माइनस log 28। तो VF इसका 2 हो जाएगा तो उसकी नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? इसको मैं N1 लिख देती हूँ, उसको N2 लिख देती हूँ। 4 इंटू 10 की पावर -3 नॉर्मल। ऐड कर लेते हैं नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम प्लस इसकी नॉर्मलिटी इंटू इसका वॉल्यूम कितना है 6। टोटल वॉल्यूम क्या है 10। हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से रिजल्टेंट। ठीक है, निकाल लेना और ये रिजल्टेंट होगा OH माइनस। जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी OH माइनस की दैट विल बी 2.8 इंटू 10 की पावर -3 नॉर्मल। ठीक है, मैंने शायद ये कर दिया होगा 28 इंटू 10 की पावर -4 ये कर दिया होगा। ठीक है, किसी भी टर्म से निकाल लो, अगर फाइनल आंसर आना होगा तो सेम आ रहा होगा। पर वो अगर तुमने लॉग इससे निकाला है, हम लॉग इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो लॉग के टर्म्स में ऑप्शंस दिए होंगे तो देख लेना कि दोनों टर्म से थोड़ा अलग दिखेगा आंसर, लेकिन वैल्यू एक्चुअल में जब सॉल्व करोगे उस चीज को तो सेम आएगी। तो दोनों टर्म्स से निकाल सकते हो लॉग दोनों का ठीक रहेगा। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा 3 माइनस लॉग 2.8 और यहाँ से क्या बन रहा है दूसरे से 4 माइनस लॉग 28। ठीक है, तो देख लेना। चलो अब हम देखते हैं pH फॉर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रही होगी? रिएक्शन हो रही होगी, अब तो सॉल्ट बन रहा होगा। तो इस केस में हमारी नॉर्मलिटी हम ऐड करके नहीं निकाल सकते। क्या होगा, एसिड लिया प्लस बेस लिया, वो क्या बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन हो रही है तो सॉल्ट और वाटर तो कोई पीएच वगैरह में एडिशन करेंगे नहीं या सब्सट्रैक्शन कुछ करेंगे नहीं। तो अगर मैं बात करूं जैसे इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितने होंगे, ई एसिड बोल देती हूँ, इसे बोल देती हूँ मतलब ई इज इक्विवेलेंट, तो उसको मैं ये बोल सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस। ठीक है, एसिड कुछ भी हो, कुछ भी हो H2SO4 हो HNO3 हो कुछ भी हो, ई इक्विवेलेंट्स तो वही होगा ना जितने H प्लस दे रहा है, तो मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस बोल सकती हूँ। ठीक है, तो मान लो ये एसिड में भी बहुत सारे हमारे क्या है, कोई बहुत ये एसिड भी हमारा 2-3 एसिड से मिलके बनाओ N1 U1 प्लस N2 V2 वगैरह किसी से मिलके बनाओ, कितने भी एसिड हो तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड में कैसे निकाल सकते हो N1 V1 प्लस N2 V2। ये इनसे भी क्या रही होगी इक्विवेलेंट एक उसमें, दूसरा इक्विवेलेंट दूसरा एसिड का, तीसरा इक्विवेलेंट तीसरा एसिड का। ये इक्विवेलेंट्स की वैल्यू है, जैसे N इज इक्वल टू E बाई V होता है तो E विल बी N बाई V। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस पूरे एसिड का है, जो भी मिक्सचर हो हमारे एसिड में वो हमने कर लिया। इक्विवेलेंट ऑफ बेस की बात करूं तो इसको मैं बोल सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस। हो सकता है बेस भी क्या हो 2-3 बेसिस से मिलके बनाओ, मिक्सचर बेसिस बनाओ NaHO BH होल ट्वाइस हो। ठीक है, तो इस बेस की नॉर्मलिटी क्या होगी, बेसिकली उसके इक्विवेलेंट क्या होंगे, नॉर्मलिटी की बात नहीं कर रहे हम। N1 डैश V1 डैश बोल देते हैं इसको, N2 डैश V2 डैश बोल देते हैं इसको। ठीक है, बाकी जितने से भी हो हमें मतलब नहीं है, 2 से हो या 1 हो कोई भी हो हम ऐसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब एक केसेस लेते हैं इसके अंदर।
कि अगर इक्विवेलेंट ऑफ एसिड टोटल जब हमने मिला दिया, जब इन दोनों एसिड और बेस को हमने मिला दिया, भले ये मिक्सचर्स थे या अलग अलग थे एसिड बेसिस के, हमने जब एसिड और बेस के सोल्यूशन को मिलाया तो हो सकता है क्या जो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो थे, इक्विवेलेंट ऑफ H+ जो था, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ था, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अगर इक्विवेलेंट ऑफ बेस के इक्वल हो जाएगा तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, जो मिक्सिंग के बाद ये वाला जो सोल्यूशन बनेगा ये कैसा बनेगा? बताओ। अगर मैं बात करूं, हाँ बोलो HCl, कुछ आंसर करना चाह रहे हो तो करो। नो मैम, ये समझ नहीं आया कैसे आएगा। देखो मेरे पास क्या है, HCl है, NaOH है। अभी मैं सिर्फ एक एसिड और एक बेस लेके बात कर रही हूँ, ठीक है। मान लो इसमें कुछ इसके इक्वलेंट्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ हैं, इक्वलेंट्स ऑफ H+, बेसिकली इक्वलेंट ऑफ एसिड। और ये इक्वलेंट्स एक्चुअली में होते क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेस है, और ये क्या है, इक्वलेंट ऑफ OH-, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH-, H+, और मैंने इन्हें प्लस कर दिया। यहाँ पे जितने H+ हैं यहाँ पे उतने OH- है, और मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे इसमें क्या बन रहा होगा, NaCl प्लस वाटर। यस मैम। तो अगर इनका अमाउंट सेम है, अगर EH+ इज इक्वल टू OH- है, यानी कि इसमें जितने H+ हैं उतने यहाँ पे OH- हैं, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा ये कैसा होगा, इसका pH कैसा होगा? इस सोल्यूशन में कोई H+ या OH- होंगे नो मैम। अलग से, मतलब कुछ एक्सेस तो नहीं है। जितना पहले था NaCl प्लस वाटर है, तो ये हमारा सोल्यूशन एक्चुअली में न्यूट्रल बन रहा होगा। pH इसका क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि जितने H+ और OH- थे वो सारे के हमने जब मिलाया तो सारे के सारे क्या कर गए, आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर दे दिया, और जो मेरा रिजल्टेंट pH हो गया सोल्यूशन का, ये pH मेरा इसका 7 हो गया, सोल्यूशन मेरा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अगर मैं दूसरा केस लूं, दूसरा केस क्या लूं, अगर E एसिड जो हो, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयंस हो, वो ज्यादा हो किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस से। तो यानी कि इसमें H+ आयंस जो है ना, जो H+ आयंस है वो ज्यादा है, इसमें OH- जितने हैं। अब मैंने जब इनको मिलाया तो जितने OH- आयंस थे उतने तो क्या बन गए, सॉल्ट बन गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक मैंने रिएक्शन ली HCl प्लस NaOH ही ली, तो NaCl प्लस H2O, ठीक है। मान लो पहले मैंने इसका 1 मोल लिया, 1 मोल लिया या 1 नॉर्मल लिया, इसका 1 नॉर्मल लिया, तो NaCl कितना बन जाएगा, 1 नॉर्मल और H2 बन जाएगा, ठीक है। मैंने इसका अब क्या लिया, 2 नॉर्मल लिया, इसका 1 नॉर्मल सोल्यूशन लिया, तो यहाँ पे मेरा NaCl का कितना होगा नॉर्मेलिटी, 1 नॉर्मल, 1 ही होगा, क्योंकि वन जितने नॉर्मल। जितने NaOH है उतने ही होगा, लेकिन मेरा कुछ सोल्यूशन में HCl बचा रह जाएगा ना, 1 नॉर्मल। तो जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो ये 1 नॉर्मल इसके 1 नॉर्मल से रिएक्ट कर गया, लेकिन मेरा जो मिक्सचर जो है उसमें अभी 1 नॉर्मल तो एज इट इज पड़ा है, क्योंकि इसके पास OH- नहीं है रिएक्ट करने के लिए। तो यानी कि मेरा जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसमें क्या पड़ा है, एक्सेस ऑफ H+ बड़े आयंस है, ठीक है। पहले अलग अलग थे, मैंने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिलाया तो उसका 1 नॉर्मल इसके 1 नॉर्मल से रिएक्ट कर गया एसिड के, और एसिड का 1 नॉर्मल क्योंकि एक्स्ट्रा था तो वो बचा हुआ है, तो मेरा रिजल्टेंट सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। यस मैम। मैम हम उसका पीएच निकालना चाह रहे हैं। हाँ, हम मिक्सचर का pH निकालना चाह रहे हैं, जो हमने मिक्सचर बनाया है, हम मिक्सचर का ही निकाल रहे हैं अभी तक, ठीक है। एसिडिक होगा तो pH क्या होगा, <7, ठीक है। यस मैम। अब हम एक और, अगर मैं क्या करूँ, अब मैंने इसका 1 नॉर्मल ले लिया और इसका 2 नॉर्मल ले लिया, तो अब मेरे सोल्यूशन में एक्स्ट्रा क्या बचा होगा, ओएच। OH- आयंस बचे होंगे 1 नॉर्मल, तो यानी कि अब मेरा सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, ठीक है। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम मिलाएंगे और हमें तब रिजल्टेंट मिक्सचर का जब हमें pH निकालना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे एक्सेस में क्या है और हमारा कम क्या है। तो जो कम होगा उतने तो हमारे सॉल्ट बन जाएगा, और जो एक्सेस पड़ा हुआ होगा दूसरा कंपाउंड, उसको हमारा pH डिसाइड करेगा कि वो एसिड बचा हुआ है या बेस बचा हुआ है, ठीक है। तो E एसिड <E बेस, तो ये बेस हो गया, बेसिक सोल्यूशन हो गया, और इसका जो pH होगा वो क्या होगा, <7 आएगा,
चलो, तो ऐसे सॉल्यूशंस जब होंगे, इनकी मैं नॉर्मेलिटी कैसे निकालूंगी वो देख लेते हैं। जब क्या था, जब ऐसा था, ये तो न्यूट्रल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये था ई एसिड ज्यादा था ई बेस से, तो मैं कैसे निकालूंगी, इक्वलेंट ऑफ, हाँ एसिड माइनस इक्वलेंट ऑफ बेस कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय क्या कर देती हूँ, टोटल वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होगी एक्चुअली में, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन के इक्वल। यस ठीक मैम। है ना, हमारे बेस कम है। एक तरीके से नॉर्मेलिटी का क्या हमने पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, N1V1 N2V2 ना लगा के, वो भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हो, ये मैं हटा देती हूँ। वेट, यहाँ पे करती हूँ। कब की बात है, अगर मैम बेसिकली हमें इसमें काइंड ऑफ लिमिटिंग रीजन देखना है, और हाँ ये क्या है, इसके लिए यहाँ पे लिमिटिंग, अगर H प्लस बचेगा तो मैम एसिड माइनस। ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली, N1V1 माइनस N2V2 बाय V1 प्लस V2। तो ये क्या रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, बस ये किसका होना चाहिए, ये एसिड का होना चाहिए, और ये किसका होना चाहिए, ये बेस का होना चाहिए। कब, जब ये है केस, क्योंकि N1V1 किसके इक्वल है, ये एसिड के ही इक्वल है एक्चुअली में, अगर मैं एसिड की बात करूँ तो। ठीक है, अगर यहाँ की बात करूँ तो उसमें मैं ये लगा सकती हूँ, इक्वलेंट ऑफ बेस माइनस इक्वलेंट ऑफ एसिड बाय वी टोटल, ये रिजल्टेंट के इक्वल हो जाएगा। और यही फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है, N2V2 बेस को बोल देती हूँ, N1V1 एसिड को बोल देती हूँ, वी टोटल इज इक्वल टू NR। ठीक है, यहाँ पे ये किसका है, बेस का, और ये किसका है, एसिड का। ठीक है, फॉर्मूला एकदम सेम है। जब हम पहले कर रहे थे, जब हमने दो एसिड्स को मिलाया या दो बेसिस को मिलाया, तब कोई रिएक्शन नहीं थी, तो हम दोनों जो इक्वलेंट्स थे N1V1 प्लस N2V2 को प्लस कर रहे थे। अब क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा एक्सेस क्या है। हमारा एक्सेस हमें पहचानना पड़ेगा कि लिमिटिंग रीजन कौन सा है और एक्सेस में कौन सा पड़ा है। जो एक्सेस में पड़ा है वो हमारा डिसाइड करेगा पीएच। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 लीटर ऑफ 10⁻⁻⁴ मोलर HCl प्लस 2 लीटर ऑफ, अब इसमें अभी तक हमने जो चार चीजें पढ़ी, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, बेसिकली तीन, और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तीनों के कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लग जाएंगे। ठीक है, 2 × 10⁻⁴ मोलर H2SO4 प्लस 3 लीटर ऑफ 3 × 10⁻⁴ मोलर NaOH, ये NaOH है, प्लस 4 लीटर ऑफ 4 × 10⁻⁴ मोलर BaOH होल ट्वाइस। इन चारों को मिलाया है हमने। अब मैं स्टार्टिंग में क्या बता रही थी, यहाँ पे जब ये N1 प्लस N2 करवा रही थी कि अगर एसिड दो एसिड से मिलके बनाओ या दो से ज्यादा एसिड से मिलके बनाओ, तो मुझे पहले इक्विवेलेंट एसिड कैसे निकालना पड़ेगा, सबका प्लस करके। इक्विवेलेंट बेस कैसे निकालूंगी, अगर बेस एक से ज्यादा बेस का बना हुआ है, NaOH हो प्लस BaOH होल ट्वाइस हो, तो मैं इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगी, ऐसे करके। तो निकालो, निकाल सकते हो क्या, मैं ट्राई ट्राई करना चाहोगे पहले, यस मैम। करो करो, और मुझे पहले थोड़ा अपना आंसर अप्रोच करके बता दो कि एक्सेस में कौन पड़ा है, क्या इक्विवेलेंट एसिड के ज्यादा होंगे, इक्विवेलेंट बेस के ज्यादा होंगे।
मैम बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे, OH की हम ढूंढेंगे। हाँ, बेस का ज्यादा होगा तो हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन बेसिक होगा। गुड, बताओ अब उसका मैम पीओएच माइनस 5.3 5 माइनस लॉग 32 आएगा फाइनली। मुकुल तुम्हारा आ रहा यस है? यस मैम। बेसिक बेस के वैल्यू इक्विवेलेंट 41 into 10 की पावर 4 आए। 41 इंटू 10 की पावर माइनस 4। हाँ यस मैम। और ये 9 into 10 की पावर -2। अच्छा। हाँ हाँ, यही है। तो जिसके इक्विवेलेंट ज्यादा है यानी कि वो ज्यादा अमाउंट में पड़ा है, यस मैम। यस। तो एक में से एक माइनस करके निकाल दो। बाकी देख लेते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड की बात करती हूँ मैं। इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी? 10 की पावर -4 ही होगी HCl का, क्योंकि 1 होता है प्लस, और H2SO4 का n फैक्टर इज 2। और यस मैम, ये आ गया ये। ठीक है, फिर भी मैं एक बार फाइनल आंसर भी आ गया तुम लोगों का दोनों का। फोर सिक्स सेवन, सॉरी इसमें वॉल्यूम से मत डिवाइड करना, क्योंकि हम तो इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं ना, नॉर्मलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। इसकी वैल्यू आ रही होगी 9 इंटू 10 की पावर -4, एंड इसकी आ रही होगी 41 इंटू 10 की पावर -4। तो E बेसिक is E base minus E acid by 10 liters। मैम ये आ रही है 2.8 into 10 की पावर -5। 2.8 आ रही है, मेरा तो ज्यादा आ रखा है। 32 32 इंटू 10 की पावर -5 आएगा, क्योंकि 41 आया है, ये 9 होगा। वैल्यू माइनस माइनस। करोगे तो क्या हो जाएगा? 32 ही यस मैम, होगा। मैंने वो वहाँ वॉल्यूम डिवाइड कर दिया था। हाँ, तो वॉल्यूम मत डिवाइड करना, क्योंकि हम इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम, यस मैम। तो 10, तो ये 32 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा। P, अब क्योंकि बेस ज्यादा है हमारा, तो क्या आएगा निकल के? POH निकल के आएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, इसको पीएच मत बोल देना, ये पीओएच निकल के आएगा। तो पीओएच कितना हो जाएगा? 5 माइनस लॉग 32। पीएच इज 14 माइनस पीओएच, फिर फाइनली ये हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, इजी कंसेप्ट है ये, बस देखने में ऐसा लग रहा है पर है इजी, यस ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट आता है कॉमन आयन इफेक्ट पे। इसमें क्या होता है, आइडिया तो होगा इसका, कि सॉल्यूशन में जब सेम आयन आ रहा हो दो से, तो देखते हैं इफ in the solution of weak electrolyte, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही फर्क पड़ता है कॉमन आयन का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉमन आयन का। इन द सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट having at least one common ion is added degree of ionization of weak electrolyte further decreases। ठीक है, हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, जो जिसके पास कॉमन आयन भी है सेम एज दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारा जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, अल्फा जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? फर्दर और कम हो जाएगा। पहले ही वीक का कम होता है, वो और कम हो जाएगा। लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग की अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा स्ट्रॉन्ग का पहले भी 1 था, अब भी 1 ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HCN की बात करूँ, HCN कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग है, वीक है? मैम वीक है, ठीक है, वीक एसिड है। एसिड तो है, वीक एसिड है, बताया था ये है। और HCl, तो इसमें वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब दोनों से कौन सा कॉमन आयन आ रहा है? H+ आ रहा है,
ये H प्लस दे रहा है, Cl माइनस दे रहा है, ये क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है और Cl माइनस दे रहा है। तो H प्लस इज द कॉमन आयन दोनों में, तो HCl तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन HCl की जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगी। तो उससे H प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा, इसका 100% से कम होता है, इसका अल्फा क्या होता है, 100% ही होता है। कॉमन आयन इज H प्लस, अल्फा इसका डिक्रीज हो जाएगा फर्दर इस वजह से, ठीक है। तो पहले हमारे सोल्यूशन में सिर्फ HCl था, अब हमने क्या डाल दिया, पहले अगर HCl था, इसमें हमने फर्दर डाल दिया HCl, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा, फर्दर डिक्रीज हो जाएगा और HCl का HCl डालने से। चलो आगे इस पे आप देखेंगे या इस पे क्वेश्चन वगैरह आगे सॉल्व करेंगे उसको। पहले एक और चीज देख लो, मैम क्योंकि अल्फा हाँ डिक्रीज हो रहा है। बोलो बोलो कुछ। मैम अल्फा क्यों डिक्रीज हो रहा है? अल्फा क्यों डिक्रीज हो रहा है, देखो HCl है, H प्लस प्लस Cn माइनस, HCl पहले HCl बैठा था हमारे सोल्यूशन में, कुछ वो नहीं था, अब मैंने HCl डाल दिया ऊपर से, ठीक है। HCl क्या हुआ, H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब एक तरीके से देखोगे मैंने क्या किया है, हमने नीचे एटलीस्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, हम कुछ चीज को चेंज करते हैं तो वो जो इक्विलिब्रियम है वो अपने आप को क्या वापस से पुराने वाले इक्विलिब्रियम पे शिफ्ट करने की कोशिश में लग जाता है, ठीक है। तो ये क्योंकि रिवर्सिबल है, HCl जो होते हैं पूरा वीक डिसोसिएट नहीं होता, पूरा डिसोसिएशन नहीं होता, तो उसमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इक्विलिब्रियम पे मान लो इतना डिसोसिएशन इसका चल रहा था, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मैंने HCl डाल दिया, तो मैंने क्या इंक्रीज कर दिया, इसके H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, इसके पास H प्लस आयंस है और मैंने H प्लस आयंस क्या कर दिए, बढ़ा दिए। H प्लस आयंस बढ़ा दिए तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, यस मैम, यस बैकवर्ड में जाएगी, ठीक है, बैकवर्ड जाएगी तो यानी कि अल्फा डिक्रीज हो गया। अल्फा बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, अल्फा कम होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बहुत कम हो जाएगा इससे, ठीक है, इस वजह से अल्फा कम हो जाएगा। तो बेसिकली लीच एटलीस्ट यस। प्रिंसिपल ही इसका रीजन है। अभी हमने जो भी पीएच करे उसके आगे ही हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कॉमन आयन की कैलकुलेशन हम तभी कर पाएंगे जब हम पहले वीक एसिड और बेसिस की पीएच निकालना सीख जाए, तो पहले हम उन्हें सीखेंगे, ठीक है। तो पीएच कैलकुलेशन ऑफ फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड। मोनोबेसिक वीक एसिड मतलब क्या, इनका जो वैलेंसी फैक्टर होगा 1 होगा, ये एक ही H प्लस देंगे, ऐसे वाले वीक एसिड जो एक ही H प्लस दें, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड, हमने देखा ही था जब H3PO4 H3PO3 के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिसिटी क्या थी, नंबर ऑफ H प्लस आयंस तो रिलीज करता है, तो बेसिसिटी कितनी होगी, 1 H प्लस दे रहा है, ये है इसकी, तो बेसिसिटी इज 1। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है इसका, CH3COH इज अ वीक एसिड जो एक H प्लस देता है, HCN इज अ वीक एसिड जो एक H प्लस देता है। तो मैंने कोई भी एसिड लिया HA जो कि वीक एसिड है और ये किसमें डिसोसिएट हो रहा है, H प्लस प्लस A माइनस में, ठीक है। तो एट T इज इक्वल टू 0 मान लो उसकी कंसंट्रेशन थी कितनी, C 0 0, इक्विलिब्रियम आया हमारा टाइम और ये कुछ डिसोसिएट हो गया, हो चुका होगा तब तक C अल्फा, अगर अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज अल्फा, तो ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा है तो C में से C अल्फा, सेम जैसा हम इक्विलिब्रियम में करा था हमने केमिकल, तो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, मैम C अल्फा स्क्वायर अपॉन C माइनस C अल्फा। हाँ वही है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो H प्लस A माइनस, सेम चीज जो हमने पढ़ी थी पहले, HA, तो C अल्फा डॉट C अल्फा, C माइनस C अल्फा, ये क्या बन जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन क्या लगाते हैं, क्योंकि अल्फा जो है वीक एसिड का है तो बहुत कम होगा, हम हमेशा नहीं लगाते, लेकिन हम वही केसेस करेंगे जहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हो, पर अभी देखते हैं दो हम कर सकते हैं। अगर मैंने पहला केस में क्या किया, मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाई, तो अप्रोक्सीमेशन क्या है, सिंस इट इज अ वीक एसिड, अल्फा जो है बहुत ज्यादा कम है 1 से, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगी डिनोमिनेटर में, तो Ka क्या बन जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा क्या बन जाएगा यहाँ से,
अंडर रूट KA/C। अल्फा की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अब देखो, अब कुछ हम चीज यहाँ से कुछ अपना अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KA/C, ये हमारा एक्सप्रेशन आया, ठीक है। C क्या होता है, N/V। तो अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूंगी तो कंसंट्रेशन क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीज करी तो कंसंट्रेशन क्या होगी, मैम डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो अल्फा क्या होगा, मैम यहाँ इंक्रीज होनी चाहिए मैम, क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, एक्चुअली में क्या हुआ, ये डाइल्यूशन हुई, ठीक है। तो डाइल्यूशन हुई तो हमारा क्या, आयंस जो वीक एसिड होता है ज्यादा डिसोसिएट होता है। ये चीज तुमने कहाँ और पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, जब कंडक्टिविटी पढ़ते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन से हम इफेक्ट देखते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, मान लो डाइल्यूशन करी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, यानी कि अब क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अल्फा हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो डाइल्यूशन पे क्या होता है, डिसोसिएशन वीक एसिड की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, डाइल्यूशन increases, concentration decreases, alpha increases। हम ये क्या कर सकते हैं, अपना जनरलाइजेशन कर सकते हैं, ऐसे इस पे क्वेश्चंस भी आता है। अगर वॉल्यूम इन्फिनिटी हो जाएगी तो क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये वर्ड सुना होगा इलेक्ट्रो में भी, यस मैम। ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो कंडक्टिविटी होती है मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रोलाइट की, कंसंट्रेशन जीरो, अल्फा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इन्फिनिटी कर दिया, कंसंट्रेशन जीरो हो गई, तो एनीथिंग रेज़ टू पावर जीरो इज बेसिकली 100% हो जाएगा। 1/0 इंफिनिटी, अल्फा इंफिनिटी कहाँ तक पहुंच सकता है, 100% तक, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यानी कि मैक्सिमम जो अल्फा हो, मतलब मैक्सिमम जो उसकी डिसोसिएशन होती है वो कब अचीव होती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। चीजें कुछ याद है, ये कोलरॉश इफेक्ट। यस मैम, कोलरॉश पढ़ा था मैम। तो ये सारी चीजें जो उसमें जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम डिस्कस कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली यही चीजें जो पढ़ रहे होते हैं इलेक्ट्रो में, ठीक है। तो अल्फा 100% हो जाता है कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो एट, हम ये कह सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन weak electrolyte behaves as strong electrolyte. Weak electrolyte behaves as strong electrolyte. ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं इसे। चलो अब आगे देखते हैं इसमें। चलो हम पीछे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। HA H प्लस प्लस A नेगेटिव, C माइनस C अल्फा लिया था हमने, इसका यहाँ पे बना था इसका C अल्फा, तो H प्लस बेसिकली C अल्फा है, ये भी C अल्फा है। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई, C अल्फा। यहाँ से हमने कहाँ तक निकाल लिया था, अभी जब हम पीछे कर रहे थे हमने अल्फा की चीज निकाल ली थी, हमने अल्फा यहाँ से निकाल लिया था, अल्फा निकल गया। H प्लस क्या होता है, H प्लस इज C अल्फा, तो H प्लस की अगर मैं वैल्यू निकालनी हो तो C अल्फा, और इसमें क्या पुट कर दूंगी मैं, अल्फा की वैल्यू। अल्फा क्या होता है, अंडर रूट KA/C, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, KAC, ठीक है। तो अगर मुझे KA गिवन हो, कंसंट्रेशन गिवन हो, तो मैं H प्लस निकाल सकती हूँ। कंसंट्रेशन के इक्वल नहीं होगा H प्लस, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा नहीं डिसोसिएट हुआ होगा H प्लस कितना डिसोसिएट हुआ होगा, KAC के इक्वल, ठीक है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलो, हमने क्या वॉल्यूम इंक्रीज किया, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, H प्लस की कंसंट्रेशन जो होती है ना, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक सेकेंड, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पीएच हो रहा है इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज, अल्फा इंक्रीज, मोल्स ऑफ H प्लस इंक्रीज और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिक्रीज। अब देखो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे कुछ लग रहा है, क्या मोल्स H प्लस के इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। कंसंट्रेशन क्या होती है, N/V, मोल्स इंक्रीज करे तो कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए,
यस मैम। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन हम देखेंगे यहाँ पे हमने जो फॉर्मूले में पुट किया, क्या अल्फा हमारा इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, अभी हमने पीछे देखा। ठीक है, मोल्स ऑफ H प्लस भी इंक्रीज होता है, H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे डाइल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि हम वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम कितना है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम हमारा ज्यादा बढ़ रहा होगा एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स, इस वजह से मेरी कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो ऑल दो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस बढ़ जाएंगे, H प्लस की डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर मैं जब कंसंट्रेशन निकालने जाऊंगी तो उधर डिवाइड में क्या आता है, वॉल्यूम की टर्म, और वॉल्यूम यानी कि हमने डाइल्यूशन भी किया है, डाइल्यूशन यस बहुत ज्यादा अमाउंट का करना पड़ता है, इस वजह से ओवरऑल कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे होते हैं, मेरे इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, बस इससे कंसेप्चुअल बात है और कुछ नहीं है, पर जैसे कंफ्यूजिंग लग सकती है देखने से, क्या मोल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो उसका रीजन है क्योंकि हमने डाइल्यूशन करी है, हमने वॉल्यूम भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, Yes. चलो H प्लस के ए बाय सी, यहाँ से मुझे पीएच निकालना हो, लॉग कर दूं दोनों साइड, लॉग H प्लस, ये क्या हो जाएगा, चलो खोल के देख लेते हैं, लॉग के ए सी, हाफ कर सकती हूँ मैं इसको, मतलब रेज टू पावर हाफ, तो हाफ बार लॉग के ए प्लस लॉग सी, यहाँ से क्या बन जाएगा, हाफ लॉग के हम बोलो प्लस सी, बोलो, हाफ लॉग के प्लस हाफ लॉग सी। लॉग के प्लस हाफ लॉग सी, ये तो लिख दिया। अब जैसे मैं पीएच में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, लॉग, अब मैं दोनों तरफ के माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो माइनस, वेट, हाफ माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी, माइनस लॉग एच प्लस इज पीएच, हाफ माइनस लॉग के ए इज, क्या होता है माइनस लॉग के ए, बोलो, माइनस मैम लॉग, सी के। हाँ गुड, और माइनस लॉग सी, तो वो तो सी ही रहेगा, ठीक है, वो कुछ नहीं होता, तो माइनस लॉग सी। ठीक है, तो अगर मुझे क्या वीक एसिड के लिए पीएच निकालना हो, तो अगर मेरे पास मुझे सारी चीजें गिवन है, पीके गिवन है या के ए गिवन है, उसका कंसंट्रेशन गिवन है, तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी पीएच निकाल सकती हूँ। ठीक है, H प्लस मैं कहाँ से निकालूंगी, यहाँ से, H प्लस आयंस की मुझे कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोलेंगे तो यहाँ से निकालूंगी, पीएच निकालूंगी मैं इधर से, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन आ गई तो पीएच यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और पीछे अल्फा कहाँ से निकाल रहे थे, इस फॉर्मूले से, अंडर रूट के बाय सी से। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं, याद क्या रखने हैं, हम डिराइव भी कर सकते हैं, इजी सी चीज है, अल्फा हमने डिराइव कर ही लिया था पीछे यहाँ से, फिर यहाँ से अल्फा ये आ गया, और फिर अल्फा से हमारा क्या आ गया, क्योंकि H प्लस क्या होता है सी अल्फा के इक्वल, तो हमने इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर दी तो हमारा H प्लस आ गया, H प्लस आ गया तो हमने पीएच निकाले, और पीएच का फाइनल एक्सप्रेशन आया हमारा ये। ठीक है, तो वीक एसिड के लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सेम चीज करेंगे हम वीक बेस के लिए, वीक बेस का भी एकदम सेम चीज करने वाले हैं, तो हमारी फाइनल बता सकते हो फॉर्मूले में क्या क्या आएगा हमारा, ये F तक था तो ये G हो जाएगा, पीएच फॉर मोनो एसिडिक वीक बेस, खुद करो डेरिवेशन शुरू करो और मुझे बताओ आंसर, फाइनल पीओएच का वैल्यू बताना, जैसे यहाँ पे पीएच निकाला है ना, ऐसा पीओएच का निकालना, स्टार्टिंग का बस मैं दे देती हूँ वीक बेस, तो मोनो एसिडिक भी क्या 1 OH माइनस जो दे रहा होगा, चलो BOH B प्लस प्लस OH माइनस, इनिशियली इसकी C, और फिर इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, कर दो निकालना शुरू, जैसे उधर हम के भी के ले लेते हैं, यहाँ पे के भी लेंगे बस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड वीक बेस,
आया किसी का? भाई मेरा आने वाला है, जल्दी जल्दी करो, इतना स्लो कैसे हो गए? हम पीके भी माइनस लॉग सी। आ गया खुशू? यस मैम। मुकुल तुम्हारा? ऑलमोस्ट। भाई ऐसे ये तो एक बार कर चुके हैं, ऐसे चीजों में टाइम नहीं लगाना। यस मैम। क्या फास्ट करो, स्पीड। पीएच आ गया, मतलब पीएच आ गया तो पीओएच क्या आ जाएगा? 14 माइनस पीओएच। यस मैम। आ जाए तो एक चीज और हम ध्यान रखेंगे, देखो ये सब हमने जो फॉर्मूलेस निकाले ना कब वैलिड है। अब देखो हमने इतना कर लिया, ये यहाँ पे हमने अल्फा निकाला था, ये अल्फा ना एक्चुअली में क्या होना चाहिए, लेस देन 0.1 होना चाहिए, यानी कि लेस देन क्या होना चाहिए, यानी कि 10% से कम होना चाहिए अल्फा। तब हम ये अप्रोक्सीमेशन लगा के वाला अल्फा निकाल सकते हैं। हमें पता कैसे चलेगा? हमने क्या किया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना अल्फा निकाल दिया। जब भी हमें क्वेश्चन में कुछ आएगा और अल्फा की वैल्यू अगर 0.1 से कम आ रही है तो ठीक है, हमारा फॉर्मूला ठीक है, ठीक है, हमने जो करा है हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम क्वेश्चन के साथ। लेकिन अल्फा की वैल्यू अगर 0.1 से ज्यादा आ गई तो यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। फिर हमने यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन लगाई थी ना, अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया था, वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हमें अल्फा की वैल्यू एज इट इज रखनी पड़ेगी और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर उसके दो आंसर्स रूट्स आएंगे, उसमें से हमें चूज करना है बेस्ट पॉसिबल, उसके अकॉर्डिंग हमारी अल्फा की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड है जब अल्फा की वैल्यू लेस देन क्या है, 0.1 है। तो हमें क्वेश्चन में पहले इस फॉर्मूले से निकाल के चेक करना पड़ेगा। अगर ये आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला काम करना पड़ सकता है। यहाँ पे भी क्या है, अल्फा लेस देन 0.1 या फिर 10%। चलो, मैम प्रैक्टिकली अल्फा तो बहुत ही कम ही होगा हमेशा 0.1 से। नहीं ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा कम हो। कुछ होते हैं मॉडरेट एसिड्स या कुछ की किसी की डिसोसिएशन हम किसी तरीके से बढ़ा दें, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 0.1 से कम ही होगा। बीच वाले इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, मतलब जो ज्यादा ना ज्यादा बुरे होते हैं ना एकदम ही अच्छे होते हैं, क्या कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। क्वेश्चन देखते हैं। 0.2 मोलर CH3 COOH। बेसिकली तुम्हें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फंस गया तो। ठीक है, 0.2 मोलर CH3COH solution is taken, जिसका Ka हमें गिवन है 2 × 10⁻⁻5। तो पहला निकालो, इसमें फर्स्ट अल्फा निकालो। तो पहले अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले से अल्फा निकाल के देखो क्या वैल्यू आती है हमारी, बताओ क्या वैल्यू आ रही होगी अल्फा की। इजी, इसमें कुछ कैलकुलेशन में नहीं है। देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट होगा, यानी कि 10। इसे ऐसे लिख सकते हैं,
Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे 10 की पावर क्या रूट के अंदर इवन नंबर में लाके फिर कन्वर्ट किया करो, तो इजी रहेंगी चीजें। अब ये क्या है, ये लेस देन 0.1 तो है ही, Yes, ma'am. तो यानी कि हमारे फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो भी पूछा है इस क्वेश्चन के हम नॉर्मली अब सॉल्व कर सकते हैं। सी कितना गिवन है 0.2, अल्फा कितना है 0.01, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। आया ही। यस मैम, 3 माइनस लॉग 2। अभी तो देखो निकाल चुके हैं, निकालेंगे, डिराइव किया था ये वाला। ठीक है, ये कब कर सकते हो, मान लो तुमसे कुछ नहीं पूछा, ना तुमसे अल्फा पूछा, ना तुमसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पूछी, तुमसे बस डायरेक्टली पीएच पूछ लिया, तो तुम ये यूज कर सकते हो। लेकिन फिर भी तुम्हें क्या अल्फा निकाल के देखना पड़ेगा अगर तुमसे डायरेक्टली पीएच पूछने लगेंगे तो। ठीक है, फिर डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले में पुट करके पीके की वैल्यू सी की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। नहीं तो बेस्ट मेथड तो यही है कि इस तरीके से कर लो, क्योंकि गलती होने की फॉर्मूला याद रहे ना रहे, ये चीज तो याद रहेगी, ये चीज तो नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 इंटू 10 की पावर -5 मोलर CH3 COOH हमें गिवन है, इज टेकन। Ka क्या है, Ka 5 है। अब मुझे यहाँ से अल्फा निकाल के बताओ। बताओ अल्फा क्या आ रहा है। मैम 1 ही आएगा। 1 आ रहा है ना, तो यस मैम। ये तो ग्रेटर है। यस यहाँ पे मैम। अब क्या करना पड़ेगा हमें, Ka क्या था, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जिसमें हमने अप्रोक्सीमेशन लगाई थी। यस ठीक है, मैम। तो अब हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, इग्नोर नहीं कर सकते हम। Ka की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू रखेंगे, और फिर हम क्या 2 इंटू 10 की पावर -5, C विल भी यही है 2 इंटू 10 की पावर अल्फा स्क्वायर मैम बट 1 माइनस। हमने अल्फा भी तो इसी अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट किया है। क्या कुछ बोल, कुछ बोल रहे हो। मैम अल्फा भी तो हमने इसी अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट किया है ना। अभी तक हम इसी अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट कर रहे थे, अब हमने अप्रोक्सीमेशन लगाई तो क्या आया 1 आया। यानी कि हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है 0.1 से बड़ी आ रही है, यस मैम, तो दोबारा अल्फा निकालना निकालेंगे। पड़ेगा इस। पहले हम हमेशा निकाल के चेक होगा तो करना पड़ेगा हम। ठीक है, हम आगे अपने क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं इसी अप्रोक्सीमेशन से। आ गया, यानी कि अब हमने निकाल के देख लिया मेथड गलत है, अब हमें डायरेक्टली इस मेथड से क्या करना पड़ेगा अल्फा निकालना पड़ेगा। यस मैम। यस ठीक मैम। है, तो अब हमने हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आई, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे रूट्स आएंगे, फिर हम कर लेना आगे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करनी 0 NH Kb
इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, होमवर्क में कर लेना, अल्फा निकाल के पहले चेक कर लेना क्या आ रहा है, कम आ रहा है तो ठीक है, निकाल और पीएच निकालना है। ठीक है, तो ये सारी चीज निकालनी है। चलो अपने pH for dilute solution of strong acid। डाइल्यूट कंसंट्रेशन बहुत कम होगी हमारे एसिड की, तो इस डाइल्यूट सोल्यूशन की केस हम उसे मानेंगे कब क्या वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, H प्लस ऑफ एसिड क्या हो, लेस पावर माइनस। वाटर में कितने होते हैं वो आज क्या वैल्यू कहाँ से आई, ये वाली उस वैल्यू का वो वाली वैल्यू पूछ रही हूँ मैं। खुशू, मुकुल, मैम वॉइस क्रैक हो गई थी। अच्छा अब ठीक आ रही है। यस मैम। एसिड पावर कम है, ठीक है। H प्लस आयंस वाटर में कितने होते हैं, 10 की पावर -7 न्यूट्रल वाटर में यस Yes, मैम। sir. ना, ये हमने डिस्कस किया था। अब देख रहे हो इसकी 10 की पावर -6, इसकी 10 की पावर -7, तो अब दोनों की कंसंट्रेशन बहुत आसपास है। चलो अगर ये है, अगर मान लो मुझे क्या दिया होता, 10 की पावर -8 मोलर दिया होता HCl और मुझे बोला है कि इसका पीएच निकालो, इसका पीएच निकालने के लिए दिया होता, ठीक है। तो मैं क्या करती, अपना ये वाला फॉर्मूला लगाती, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन 10 की आ जाता, ठीक है, यस समझ रहे हो। Yes, sir. 8 पीएच यानी कि सोल्यूशन क्या हो गया, बेसिक। लेकिन मैंने अपना सोल्यूशन कैसे लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो बेसिक कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हुआ, देखो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन जिसमें भी हमने सोल्यूशन बनाया है वाटर में, उसमें ऑलरेडी H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ये होगी क्योंकि वाटर में इतनी रहती है, और हमने एसिड बहुत कितनी आ रही है, 10 की पावर -8 मोलर आ रही है, 10 की पावर -6। तो एक्चुअली में कम वैल्यू कौन सी है, 10 की पावर -8, 10 की पावर -7, ये वाली वैल्यू कम है, ठीक है। तो अभी तक जब भी हम पीएच निकाल रहे थे, H प्लस का OH माइनस का जो भी हम निकाल रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हमने ये वाली जो वैल्यू है ये वाली कंसिडर नहीं करी थी क्योंकि बहुत छोटी थी, क्योंकि हम H प्लस कैसा ले रहे थे, जैसे HCl की मोलारिटी ले रहे थे 0.1 मोलर, तो 0.1 मोलर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब जब हमें कोई बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन मिल जाए तो हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तब हम दोनों के H प्लस आयन कंसंट्रेट दोनों का H प्लस आयन ऐड करेंगे और अपना पीएच निकालेंगे। तो उसका पीएच कैसे निकलेगा, ऐसे क्वेश्चंस का पीएच निकलेगा, H प्लस टोटल निकालूंगी मैं, H plus total will be H plus from acid plus H plus from water। एसिड से कितना आ रहा है 10 की पावर -8 और वाटर से कितना आ रहा है 10 की पावर -7। तो मैं इसको ये कर दूंगी, इसको मैं लिख देती हूँ 10 सॉरी 10, हाँ 10 इंटू 10 की पावर माइनस, नहीं इसको नहीं, वेट, मुकुल डू यू वांट टू से समथिंग, ये लिख सकते हो इसको ऐसे। यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 की पावर -8, यस मैम। ठीक है। तो अब मेरी H प्लस आयंस कितने हैं सोल्यूशन में, इतने हैं। अब मैं पीएच में पुट कर लेती हूँ इसे, पीएच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीएच विल बी 8 माइनस log 11, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्चुअली में वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली आती है 6.9, तो यानी कि 6.9 है हमारा सोल्यूशन। अब थोड़ा एसिडिक रेंज में चला गया, ऑल तो बहुत कम, क्योंकि मेरा सोल्यूशन कैसा है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है एसिड का, तो इस वजह से पीएच कितना आया 6.9 आया है, बहुत ज्यादा पास आया है वाटर के 7 पीएच के। ये चीज समझ आई हमने क्या किया और क्यों किया। Yes, sir. खुशू, यस मैम। पक्का कुछ अजीब सा अब्रप्ट सा चीज तो नहीं लगी, थोड़ा क्योंकि बीच में वॉइस क्रैक हो रहा था आपका, फिर उसके बाद समझ आ गया जो आपने दोबारा एक्सप्लेन किया। ठीक है, अगर नहीं आया तो पूछ लो फिर से। नहीं खुशू आ तुम गया। भी नहीं, यस मैम आ गया। चलो ठीक है। सेम चीज हम किसके लिए कर सकते हैं,
स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं, चलो आए जल्दी से करते हैं क्योंकि सेम चीज है। पीएच फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम। डाइल्यूट सोल्यूशन यानी कि OH माइनस की कंसंट्रेशन अब क्या होगी, लेस देन 10 की पावर -6 मोलर हो तो ठीक है, तो हम उसे डाइल्यूट सोल्यूशन मान सकते हैं। यानी कि इससे कम अगर मुझे कहीं कंसंट्रेशन दिख गई तो मुझे अब यही वाली चीज लगानी पड़ेगी कि मुझे OH माइनस आयंस कंसीडर करने पड़ेंगे जो वाटर से आते हैं। कितने आते हैं वाटर से, 10 की पावर -7 ही, क्योंकि H प्लस जितने आते हैं उतने ही OH माइनस आते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है, न्यूट्रल वाटर से ये आते हैं फ्रॉम H2O। तो टोटल OH माइनस कंसीडर करूंगी, मान लो मेरे पास क्या है 10 की पावर -8 मोलर NaOH सोल्यूशन है। ठीक है, इसमें OH माइनस आयंस टोटल OH माइनस आयंस फ्रॉम बेस प्लस OH माइनस आयंस फ्रॉम वाटर। बेसिकली अब हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बस ये चीज है क्योंकि OH माइनस आयंस ऑलरेडी बहुत कम है। तो यहाँ से कितना है 10 की पावर 8, यहाँ से कितना है 10 की पावर -7, 10 की पावर -8 प्लस 10 इंटू 10 की पावर -8, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 10 की पावर -8। तो POH कितना हो जाएगा 8 माइनस log 11, ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 6.9 के इक्वल। तो pH कितना हो जाएगा 7.1, बेसिक रेंज में आ गया थोड़ा सा। ठीक है 6.98, ठीक है इतना ही आएगा। ठीक है चलो ठीक है ये चीज ठीक है। Yes. कंसंट्रेशन कम हुई तो ये बहुत एसिडिक भी बहुत कम हो रहा है हमारा सोल्यूशन जब एसिड की बात कर रहे थे, और अब बेसिक भी बहुत कम हो रहा है सोल्यूशन जब हमने बेस की बात करी। तो 7.1 है, यानी कि बहुत कम ही बेसिक सोल्यूशन है हमारा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ठीक है इतना ठीक है आज जितना भी पढ़ा। ठीक है हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स का कर लिया, हमने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स का कर लिया, हमने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस कर लिए, हमने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस किया, और फिर हमने लास्ट वाला ये जो किया, फिर हमने वीक एसिड का भी निकाल के देखा क्या कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा KaPH। वीक बेस का निकाल के देखा अल्फा KaPOH, और हमने पीएच निकाल के देखा डाइल्यूट सॉल्यूशंस का। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में हमने क्या किया, एक अलग चीज करी जो अभी तक कभी नहीं करी थी, हमने H प्लस फ्रॉम वाटर और OH माइनस आयंस फ्रॉम वाटर कंसिडर करें। ठीक है अब नेक्स्ट हम कॉमन आयन वाली कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में शुरू। तो आज वाली चीज देख लेना क्योंकि आज वाली चीजें ही कल क्लास में यूज होने वाली है। ठीक है कल नहीं परसों, परसों की क्लास। अब कुछ डाउट्स है तो पूछ लो।